चलिए बेटा, सो टुडे वी आर ऑन अवर न्यू चैप्टर। बेटा ये वाला फैन भी ऑफ कर दे ऑफ। कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी कूलिंग हो जाएगी पीछे भी बेटा। लगभग 8 मार्क्स की वेटेज है क्योंकि इसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। नो चॉइस। इज दैट क्लियर? बड़ा चैप्टर है। ठीक है, बड़ा उतना नहीं है बट टिपिकल है ये चैप्टर। ठीक है बच्चे, किसी के स्कूल में हुआ ये चैप्टर? चल रहा है किसके स्कूल में? आपके स्कूल में चल रहा है, आपके स्कूल में चल। आपके स्कूल में वंशिका चल रहा है सर। चल रहा है। अब सुने मेरी बात ध्यान से बेटा। बेटा वो प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिबेंचर का टॉपिक वो करवा तो दिया मैंने। करा दिया मैंने। लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा। एक ना, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस के केस में नहीं होती है ये स्टेटमेंट। इट इज ओनली इन द केस ऑफ कंपनी बिजनेस। समझ गए मेरी बात? ठीक है बेटा। एक बंच बेटा जाता है, बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है फाइल होते हैं एक अथॉरिटी के पास। उस अथॉरिटी को बोला जाता है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। एम आई क्लियर? तनिष्क जी सुनेंगे बेटा, अब नाखून से बाहर आएंगे, विशेष जी स्ट्रेट होके बैठेंगे बेटा, स्ट्रेट, कमर सीधी कर। तो बच्चे आरओसी, आरओसी के पास आप एक बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं, उसको बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। क्या बोलते हैं उसको? एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में आप क्या क्या फाइल करते हो बेटा? 3 चीजें। ऐसे और भी चीजें होती है बट आपके जो जानने के लिए है सर, वो है एक आपकी बैलेंस शीट। वैसे तो शुरुआत होगी एसपीएल से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट हो गया बैलेंस शीट। एंड नेक्स्ट हो गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। एम आई क्लियर? गॉट इट? अब इस स्टेटमेंट को बनाने के 2 मेथड्स हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। एम आई क्लियर बेटा? डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, हमें इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ना है। एम आई क्लियर? तो सबसे पहला जो इसमें जो स्टेप होता है बेटा हमारे इस चैप्टर में, दैट इज फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एम आई क्लियर? फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ध्यान से मेरी एक बात सुनिएगा बेटा। आपकी टीएस गरेवाल ले लो, या आपकी एनसीईआरटी ले लो, या आपकी स्टेट बोर्ड की कल्याणी ले लो, या कोई भी बुक ले लो, सबके अंदर गलत फॉर्मेट्स दिए। सबके अंदर गलत फॉर्मेट्स दिए। इज दैट क्लियर? ठीक है। मैंने जो फॉर्मेट बेटा ये कहां से निकाला है, ये निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट। मिनिस्ट्री ऑफ कंपनीज के केस में बेटा हाईएस्ट लेवल पे सर्विलेंस किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इज दैट क्लियर? एमसीए के मिनिस्टर थे बेटा एक समय पे, जब एनडीए की गवर्नमेंट से पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी बच्चे। ठीक है। उसके मिनिस्टर थे सचिन पायलट। उसके मिनिस्टर थे सचिन पायलट। उनकी मिनिस्ट्रीशिप के अंडर बेटा आपका कंपनीज एक्ट 2013 पास हुआ था। एम आई क्लियर? तो कंपनीज एक्ट 2013 बोल लो, क्या एमसीए की वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्मेट दिया वो बोल लो, मैं आपको वो वाला फॉर्मेट। इज दैट क्लियर? समझे मेरी बात? गॉट इट? शुरुआत करें बेटा मेरे साथ। लिखें बच्चे यहाँ पे, इनडायरेक्ट मेथड। लेक्चर 1 है बेटा हमारा आज। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है। लिखिए बेटा, इनडायरेक्ट मेथड टू प्रिपेयर, इनडायरेक्ट मेथड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेट। अब जो मैं आपको ये फॉर्मेट करवा रहा हूँ बेटा, ये कोई भी गलत नहीं करेगा, बिकॉज इस फॉर्मेट को गलत कोई कर भी नहीं सकता। ये मेरा कोई पर्सनली मैंने नहीं ये फॉर्मेट को डेवलप किया, जो मिनिस्ट्रीज ने डेवलप किया है, जो एक्ट के अंदर दिया हुआ, मैं वो फॉर्मेट आप बच्चों को करवा रहा हूँ। सर क्यों? ध्यान से मेरी बात सुनिए। बिकॉज यही एज इट इज फॉर्मेट आपका ग्रुप 2, वो चाहे सीए का ग्रुप 2 हो या सीएमए का ग्रुप 2 हो, इंटरमीडिएट लेवल का, इंटरमीडिएट लेवल का, वहां पर आपका एक सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स। यहाँ पे तो एक पोर्शन है ना, वहां पे एक सब्जेक्ट है कंपनी, हम वहां पर भी यही फॉर्मेट आपका पढ़ाते हैं। तो मैं 12th में भी आप बच्चों को यही फॉर्मेट। एम आई क्लियर? ठीक है बेटा, चलो आओ बच्चे। मेरी कोशिश यही होती है, जितना ज्यादा आपको प्रोफेशनल लेवल का मैं पढ़ा सकूं उतना ज्यादा आप मेरे से सीख सकें। ठीक है, आइए जरा।
देखिए बेटा, तो ये जो आपका फॉर्मेट दिया हुआ है बेटा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर भी दिया हुआ है, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में दिया। कहाँ पे दिया हुआ है? AS 3। ठीक है, तो AS 3 फॉर्मेट ऑफ CFS, ऑफ कैश फ्लो स्टेट। इज दैट क्लियर? चल सकते हैं बेटा आगे? शैल आई मूव अहेड? ठीक है बच्चे, आ जाओ जरा देखो यहाँ। बनाइए बेटा, एक पर्टिकुलर का कॉलम है और एक अमाउंट का कॉलम है बेटा हमारा। ठीक है, लिखिए बच्चे यहाँ पे पर्टिकुलर्स। वैसे यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा बेटा। ठीक है, सबसे पहले लिखे बच्चे यहाँ पे, मैं भी ये फॉर्मेट कॉपी कर करके ही आप बच्चों को लिखवा रहा हूँ बेटा। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम, या आप ऊपर पर्टिकुलर्स लिख दें बेटा, ऊपर पर्टिकुलर्स लिख दे बेटा। नीचे अगर जिस बच्चे ने लिख दिया है वो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दे बेटा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिख दे बेटा अमाउंट। अब इसको ए मार्क करें, इसको ए मार्क करें। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेटा, ओ कैपिटल। आइए बच्चे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चे, तीन एक्टिविटीज आनी है बेटा। पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरी फाइनेंसिंग। एम आई क्लियर? ठीक है, अब मुझे बताइएगा कि अगर तो आपके स्कूल में अगर इसके बाद यही सेम टर्म यूज कर रहे, इसका मतलब तो बिल्कुल फिर ठीक है बेटा। एम आई क्लियर? जरा देखिए क्या ये टर्म दी हुई है बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इज दैट क्लियर? कुछ ऐसा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है बेटा। हाँ जी भैया, हाँ जी भैया। गाड़ी में आना है? मम्मी के साथ आ गई अपने? अब आपके साथ कौन आया है? इसका कोई बच्चा नहीं? आदित्य है? इसको मैं पूछता हूँ भैया, पूछता हूँ मैं इसको। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है बच्चे, इसके लिए थोड़ी सी जगह बेटा, यहाँ पे इसकी फिगर अंदर आएगी, टोटल बाहर जाता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है बेटा, कर बेटा, आगे देखिए बच्चे, इसके अंदर इस फिगर के अंदर बेटा आप ऐड करोगे बच्चे नॉन कैश एक्सपेंसेस। अभी सिर्फ लिखे हैं आज, ये फॉर्मेट लंबा फॉर्मेट है काफी। स्लैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस स्लैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये तो बेटा आई नहीं है अब तक, है वंशिका? ड्राइवर तो पहुंच गया है मेरे ख्याल। नॉन कैश सर एक्सपेंसेस आगे। स्लैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, माइनस करें बेटा इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आपके साथ शगुन आ रही है? शगुन नहीं आ रही है आपके साथ? अच्छा ठीक है भाई। सर उसको अभी मैसेज करा था कि अश्विन सर पढ़ा रहे हैं, मैंने बोला हाँ स्टार्ट कर दिया है, तो बोलती कि अब मैं लेट हो गई, मैं आ रही चलो ठीक है बच्चे, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम स्लैश नॉन, मैंने उधर लिख दिया बेटा, चलो कोई बात नहीं, नॉन कैश, बेसिकली नॉन कैश एक्सपेंस, नीचे भी नॉन कैश इनकम आना था बेटा।
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नीचे नॉन ऑपरेटिंग इनकम आना था, कोई बात नहीं, गलत नहीं है फिर भी। आप कैसे आए हो? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। तो जो माइनस वाले हैं बेटा उनको ब्रैकेट में रखें। ठीक है बच्चे, अब करें टोटल। अभी भी बच्चे ये टोटल बाहर नहीं निकालना है। आज ये फॉर्मेट हम लिखेंगे, टाइम बचेगा, फॉर्मेट को समझना शुरू करेंगे। आइए बच्चे, नेक्स्ट देखिए जरा क्या लिखना है बेटा। प्लस इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। आप इसमें ना एक हेडिंग भी दे सकते हैं, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अगर एक हेडिंग देना चाहें, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, अगर वो हेडिंग देना चाहते हैं दे, नहीं देना चाहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फिर दोबारा बेटा प्लस करें यहाँ पे, डिक्रीज इन करंट एसेट। रक्षित जी अभी कुछ समझने वाला नहीं है बेटा, लिखो लिखो अभी। ठीक है बच्चे, तो ये प्लस वाली फिगर्स आ गई। आइए बच्चे, फिर दो फिगर्स माइनस की बेटा, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड अगेन बेटा माइनस की फिगर, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट। क्या बच्चे, नील हो जाएगा? अरे वो तो फिगर सेम होगी तब नील होगा ना बेटा। चलिए, आइए बच्चे, सो फाइनली हमें मिल गया बेटा, फिगर बाहर लिखे बेटा, और इसको लिखे बच्चे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। आपने अपने बिजनेस, बेसिक मेरी बात सुनो बेटा, स्टेटमेंट का नाम क्या है? कैश फ्लो। तो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, आई। सर कैश का इनफ्लो आउटफ्लो रिकॉर्ड करने के लिए तो हम ऑलरेडी अकाउंटिंग में कुछ बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? कैश अकाउंट, कैश बुक। फिर सर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? आपका जो आरओसी है ना बेटा, कंपनी के केस में कैश बुक को रिकॉग्नाइज नहीं करता, कैश फ्लो स्टेटमेंट को रिकॉग्नाइज करता। इज दैट क्लियर? ठीक है, आइए बच्चे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट, माइनस इनकम टैक्स पेड। पहले सारे बिजनेस के खर्चे ले लो, बिजनेस की एक्टिविटी से क्या, कहां से कैश आ रहा है, कहां से कैश जा रहा है, सब ले लो। ठीक है जी, आइए बेटा, बाहर बाहर, अब सीधा बाहर, यहाँ पे अब कुछ भी अंदर नहीं लिखी। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके बाद आ गए बच्चे आपका, अच्छा, अभी इसमें कुछ और भी, प्लस माइनस स्लैश प्लस दोनों लिखे बेटा, प्लस स्लैश माइनस करने आप, दैट वुड बी बेटर। तो बच्चे कैश रिसीव स्लैश कैश पेड, कैश रिसीव स्लैश कैश पेड फ्रॉम ईओआई। ईओआई स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हो गया बेटा? सर आपका कैश लेफ्ट ड्यू टू फायर, कैश लेफ्ट ड्यू टू थेफ्ट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हुए बेटा आप। सर क्या मेरे को एक सेकंड, क्या मेरे को बेटा यहाँ पे रिकॉर्ड करना है गुड्स लेफ्ट
गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, गुड्स लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, क्या ये चीज लिखनी है मेरे को? क्या गुड्स की वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे या कैश की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे? कैश का इनफ्लो, कैश का आउट। ठीक है, गुड्स का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं रिकॉर्ड करना हमें यहाँ पे। ठीक है जी, आइए बेटा। सो कैश रिसीव्ड स्लैश कैश पेड फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जी। एग्जैक्ट, एक तरीके से एबनॉर्मल, बिल्कुल सही बोल रही कायस्था सर, ये तो एबनॉर्मल आइटम्स हो गए। एम आई क्लियर? तो ब्रैकेट में अपनी समझ के लिए अगर आप लिखना चाहते हैं एबनॉर्मल आइटम्स, यू कैन राइट, बट इसको बेटा स्लैश एक बारी ब्रैकेट वाला कर दे, है ना? ठीक है जी। बच्चे ये जो आपके पास टोटल आया, दिस इज एग्जैक्टली, दिस इज द टोटल ऑफ ए। इज दैट क्लियर? इज द टोटल ऑफ ए, और क्लोज नहीं करेंगे आप, इसको क्लोज नहीं करेंगे। क्यों नहीं क्लोज करेंगे? क्योंकि बी और सी का टोटल भी तो ऐड करना है अभी। तीन एक्टिविटीज है बेटा, लास्ट में ऐड कर। क्या हो गया, सरप्राइज क्यों हो गया? हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, ओके। सारा याद नहीं करना, क्योंकि आपके मेनली छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बड़े क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बेटा। हाँ, जो बड़ा क्वेश्चन है उसमें ये ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। जो फॉर्मेट याद करने वाला सबसे जो बोरिंग होता है ना बेटा, वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला। ये फॉर्मेट बिलीव में याद हो जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, नेक्स्ट देखो। अब जो एक्टिविटी बी और सी है ना, वो आसान है। जो सबसे मुश्किल एक्टिविटी थी वो यही थी बेटा, ए वाली, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट लिखिए बेटा, नेक्स्ट लिखिए बच्चे, कैश फ्लो, और इसको बी मार्क करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है जी। तो बच्चे इन्वेस्टिंग आप क्या क्या करोगे यार? बिजनेस अभी आपका स्टार्ट हुआ, बिजनेस अभी आपका स्टार्ट, बेसिकली बच्चे जो इसमें एक्टिविटी सी है ना, वो एक्टिविटी ए होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक्टिविटी सी में ये बोलता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सुनिएगा मेरी बात, लिखने को छोड़िए। सी में क्या होगा बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग मतलब पैसा रेज करना। पहले स्टेप में क्या करोगे बेटा, पैसा रेज करोगे। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, आप पैसा इन्वेस्ट करोगे। किसमें करोगे पैसा इन्वेस्ट? फिक्स्ड एसेट्स खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? तो लिखो बेटा पहला यहाँ पे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है बेटा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स स्लैश इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? अच्छा, फिक्स्ड एसेट परचेज करने से पैसा आएगा जाएगा? जाएगा, तो माइनस में रखो। कैश आउटफ्लो हुआ ना बेटा, कैश इनफ्लो पॉजिटिव में, कैश आउटफ्लो नेगेटिव। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? अच्छा, ये स्लैश इन्वेस्टमेंट क्यों लिखा बेटा मैंने? बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा। कैश में बोल रहे हैं सर फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं, एक तरीके की बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कभी भी विद इन द बिजनेस नहीं होती। इन्वेस्टमेंट वर्ड विद इन द बिजनेस के लिए नहीं आता, आउटसाइड द बिजनेस के लिए आता। तो मेरी बात सुनो, फिक्स्ड एसेट आपने बेटा खरीद लिए, उसके बाद जो पैसा बच जाएगा उसको आइडल रखोगे या कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दोगे? बाहर ये उसके लिए है। एम आई क्लियर? गॉट इट? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है बेटा। क्लियर है? चले आगे, नेक्स्ट देखो बेटा क्या बोल रहा है। कह रहा है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फोकस करो पीछे बच्चे। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट स्लैश इन्वेस्टमेंट, क्या बिक भी तो सकते हैं बेटा, ये तो पैसा आएगा। लास्ट देखो बेटा, डिविडेंड
स्लैश इंटरेस्ट डिविडेंड स्लैश इंटरेस्ट स्लैश रेंट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्ट। कोई बच्चा मेरे को ये समझा सकता है? आपने इन्वेस्ट किया शेयर्स में, आपने इन्वेस्ट कर दिया डिबेंचर्स में, जिससे आपको क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है या फिर इंटरेस्ट। रेंट कहाँ से मिल रहा है? क्या जरूरी थोड़ा है सर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे, प्रॉपर्टी में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हो और वहां से आपको क्या मिल रहा है? रेंट। तो ये भी प्लस में। इज दैट क्लियर? ठीक है, बस इतनी ही है बच्चे टोटल। बाहर निकालो। दैट विल बी द टोटल ऑफ। ठीक है, बी और सी बड़ी आसान है यार। कैश मैंने लिखा है वहां पे। हाँ लिख दे बेटा, टोटल बी में यहाँ पे लिख दे। नहीं वो तो जैसे ऊपर लिख दिया ना हमने, यहाँ पे भी कहाँ लिखा है? टोटल ए लिखा है बेटा, कहाँ लिखा है मैंने? मतलब बेसिकली ये बोल रहा है कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशन मतलब बिजनेस। अभी उसमें और भी एडजस्टमेंट करनी है, इनकम टैक्स की और फिर ईओआई की एडजस्टमेंट। चलो आइए बेटा, ये ऊपर टॉप पे ही हेडिंग देनी होती है बस। फिर सीधा नीचे लिखो टोटल ए टोटल बी। लास्ट देखिए बेटा, सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताना यार, मैं भूल गया हूँ जरा। जब आप पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं बेटा, तो लास्ट में आपको कौन सा प्रॉफिट मिलता है? नेट प्रॉफिट। वापस आए वंशिका जी। और जब आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, एक बारी फिर से अब इसकी वापसी होने वाली है, तो फिर क्या बनाते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट मिलता है लास्ट में। एम आई क्लियर? कैन आई, if in question they have given me the divisible profit, can I take this divisible profit straight away to the format? क्या मैं इसको फॉर्मेट के अंदर ले सकता हूँ डिविजिबल प्रॉफिट को? कायस्ता is saying no. Ayan is also saying no. Harshit is saying yes. मेरा क्वेश्चन समझ आया सारे बच्चों को? नहीं समझ आया? तो फिर तू कैसे आंसर दे रहा है यार? क्वेश्चन दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। यार इसमें मेरे को बताओ क्या ना, क्या नहीं था समझ? पी एंड एल अकाउंट आया, लास्ट में क्या बना? क्या बचा लास्ट में? नेट प्रॉफिट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया, लास्ट में क्या बचा? अच्छा मेरी बात सुनो, जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनती है ना, उसके अंदर तीनों चीजें कवर होती हैं बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अब क्योंकि हमने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी किया नहीं है, तो मैं वो वाला फॉर्मेट आपको नहीं बता सकता, मैं आपको पुराने वाला फॉर्मेट से ही चीजें करवाऊंगा। और एज सच इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत भी नहीं। इज दैट क्लियर? तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, क्या मिला बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। पी एंड एल अकाउंट बनाया, क्या बना? नेट प्रॉफिट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया, क्या बनाया? डिविजिबल प्रॉफिट। ये तीनों अकाउंट्स कंपनी के केस में भी एग्जिस्ट करते हैं, पार्टनरशिप के केस में भी एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर क्वेश्चन में उन्होंने मेरे को डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ बेटा, कैसे दिया होगा? यहाँ पे आया नेट प्रॉफिट, यहाँ पे दिया होगा डिविडेंड। इज दैट क्लियर? फिर यहाँ पे दिया होगा बेटा नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या दिया होगा? रेंट। और क्या दिया होगा बेटा यहाँ पे? टैक्स। अरे इनकम टैक्स पेड पीएनएल अकाउंट में ही आता है ना, इनकम टैक्स आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। तो मैं चलो फिगर्स के साथ, चलो मैं फिगर्स के साथ ले लेता हूँ बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट आया यहाँ पे 1 लाख का, यहाँ पे भी ग्रॉस प्रॉफिट आया 1 लाख का, रेंट आया 10,000 का, टैक्स आया 20,000 का, नेट प्रॉफिट कितने का बच गया बेटा? कितने का बचा? 70,000। फिर बेटा यहाँ पे आ गया 70,000 का, अरे समझ लो बेटा। और डिविडेंड आ गया यहाँ पे बेटा 30,000 का। डिविजिबल प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है आपको? अब क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेट की शुरुआत कहां से हो रही है बेटा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। फिलहाल एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम भूल जाओ। यानी कि सर अगर मैं
प्रॉपर प्रोफेशनल फॉर्मेट फॉलो करूं जो कंपनीज फॉलो करती हैं, उसकी शुरुआत कहां से हो रही है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब स्कूल टीचर्स या बाकी कोचिंग सेंटर्स वाले क्या करते हैं, इसके अंदर आपका डिविजिबल प्रॉफिट दिखा देंगे जो कि अलाउड नहीं है, इसके अंदर नेट प्रॉफिट दिखा देंगे जो कि अलाउड नहीं है। क्यों? जरा सुनना बेटा। सर नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कि आपका आफ्टर टैक्स है। डू यू गाइस एग्री विद मी और नॉट? तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000 का, क्या आप उसको लेके जा सकते हो फॉर्मेट में? आंसर इज नो। क्या आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को फॉर्मेट के अंदर लेके जा सकते हो? आंसर इज नो। सर कौन सा वाला लोगे सर? 40,000 के अंदर पहले 30,000 ऐड करोगे तो आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला कितना? 70,000। 70,000 के अंदर आप टैक्स भी ऐड करोगे, फिर आपको क्या मिला यहाँ पे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि 90,000 का प्रॉफिट आप एज पर फॉर्मेट क्या करोगे? यहाँ पर शो करो। अरे लड़के क्या कर रहा है? कहाँ खोया पड़ा है टूर्नामेंट में? आपको प्रोवाइडेड कौन सा प्रॉफिट है बेटा? डिविजिबल प्रॉफिट। चाहिए कौन सा? नेट प्रॉफिट फोर्थ। तो नीचे से आपको अपवर्ड जाना पड़ेगा। ऐसे नेट प्रॉफिट में से आपका डिविडेंड क्या होता है? माइनस होता है, और फिर आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट बचता है। अब अगर आपको डिविजिबल प्रॉफिट से वापस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाना है, तो जो चीजें माइनस हुई थी उनको दोबारा क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। जब बचे डिविडेंड, डिविजिबल प्रॉफिट में से डिविडेंड प्लस करेगा तो क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से टैक्स प्लस कर देगा तो क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट। वो फॉर्मेट के अंदर दिखा। अब टीचर्स पता है क्या करते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट लेंगे, फॉर्मेट के अंदर ही डिविडेंड को प्लस करेंगे, फॉर्मेट के अंदर ही टैक्स को प्लस करेंगे, सारी चीजें अंदर दिखाएंगे। नहीं, आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, और उस वर्किंग नोट से आपको क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। फिर जो वर्किंग नोट से जो आपको प्रॉफिट मिलेगा ना बेटा, वो आप यहां पर दिखाओगे, एंड दैट शोज कि हमने कंप्लायंसेस किया है उस फॉर्मेट का जो कि लॉ के अंदर दिया गया है। बैटरी रेड पक्का बना हुआ है ना मेरे साथ? पूछ बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट। हरमन ने एक क्वेश्चन पुट किया, क्या सर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा? हरमन फॉर्मेट में आपसे क्या पूछा गया है? नेट प्रॉफिट कौन सा वाला? तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे? जो आपसे फॉर्मेट में पूछा गया है आपने उसी को फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंट कर। एम आई क्लियर? गॉट इट? चलो आगे। ये आगे की बात थी, मैंने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको कराना है जिसके अंदर आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है? बट फिलहाल पहले फॉर्मेट को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है बच्चे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये देखो इधर पेजेस भी फट गए हैं। अरे अरे, चलो आओ बेटा। तो देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्या हो गया बेटा? इशू ऑफ शेयर्स। अच्छा भाई, अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मैं आपको बोल रहा हूं ना, जो कैटेगरी सी है दैट शुड हैव बीन कैटेगरी ए, वो एक्चुअल में कैटेगरी ए होनी चाहिए थी। आप सबसे पहले बिजनेस शुरू करने के लिए क्या इकट्ठा करोगे? पैसा इकट्ठा करोगे तो फाइनेंस करोगे। तो एज अ कंपनी, सीएफएस किसके केस में बनता है? कंपनी। कंपनी किस किस तरीके पैसा रेस कर सकती है बेटा? या तो बच्चे शेयर्स इशू करेगी, या तो बेटा डिवेंचर्स इशू करेगी, या तो लोन क्या करेगी? इशू करेगी, रेस करेगी। क्या करेगी? रेस करेगी। इज दैट क्लियर? बच्चे एग्री करते हैं मेरे साथ कि नहीं? तो ये होगा आपका प्लस। ये क्या होगा? प्लस होगा सर जी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बेटा। सर अब जब पैसा आया तो पैसा जाएगा भी। 5-10 मिनट में तो पहुंचनी चाहिए घर पे। ठीक है जी। अब पैसा बेटा आया है तो पैसा जाएगा भी। पैसा किस किस पर्पस के लिए जाएगा बेटा? बताओ जी। पैसा किस किस पर्पस के लिए जाएगा? इंटरेस्ट। लोन किस पे? इंटरेस्ट ऑन लोन, बिल्कुल सही। और बेटा कितनी बारी परचेज कर तो लिए? रिडेम्पशन नहीं करोगे डिबेंचर्स की? चलो चाहे चैप्टर आपका डिलीट हो गया है, बट ये तो हमें पता है
आपका डिबेंचर क्या है बेटा? आपका डिबेंचर क्या है? टेम्पररी फंड्स है, वापस करना पड़ेगा। सिमिलरली मैंने आपको बताया हुआ बेटा, शेयर्स दो टाइप के होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे बने हुए हैं। सर मतलब सर इसमें ना लोन के भी फीचर्स हैं और शेयर्स के भी फीचर्स हैं। सर शेयर्स के फीचर कैसे? सर इसके ऊपर ना डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता। और सर लोन के फीचर्स कैसे कि सर इसको रीपे करना पड़ता है और एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है इसको। इज दैट क्लियर? तो बेटा जिस तरीके आप डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो, रीपे कर रहे हो, उसी तरीके आपको प्रेफरेंस शेयर्स को भी रीपे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कभी भी रिडीम नहीं होते। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर्स क्या है? परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इक्विटी शेयर्स किसका पार्ट बनते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल का। वो कभी रिडीम नहीं होते। सर वो आप बेच सकते हो मार्केट में जाके कंपनी से, लेकिन आप अपना पैसा कभी भी वापस नहीं मांग सकते। आइए नेक्स्ट है बेटा आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स स्लैश डिबेंचर्स स्लैश लोन। तो ये माइनस होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे पैसा जाएगा। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? लास्ट देखिए बेटा, हर्षित जो बोल रहा था, डिविडेंड पेड। अब शेयर्स इशू करें तो डिविडेंड पे करना पड़ेगा। डिबेंचर्स या लोन रेज किया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। माइनस। लिखिए बेटा। नोटेड। हाँ जी बच्चे, अभी और कुछ नहीं, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा। आइए बेटा, करिए बेटा पहले इसका तो टोटल, टोटल सी बाहर निकाल दीजिए बेटा। तो बेटा अब लिखें नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग, फ्रॉम ऑल थ्री एक्टिविटीज भी लिख सकते हो, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर भी लिख सकते हो बेटा। ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इज दैट क्लियर? गॉट इट? नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, उसके लिए क्या करोगे? ए प्लस बी प्लस सी। आइए बच्चे, तो अब इसको, अच्छा पहले से हो सकता है कि कोई ओपनिंग कैश पहले से भी कैश पड़ा हो आपके पास, ठीक है तो लिखो बेटा यहाँ ऑलरेडी दिया होगा वो, प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो घर से खाना लेकर आओगे ना, वो 6 बजे तक ले आना। अब तुमने इतनी लेट दिया, कब बनेगा और कब आएगा? वो गाड़ी में रखना है उसको, इंस्टीट्यूट या नीचे मत लाना। चलिए ठीक है जी। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर ये अगर बराबर आ रहा है आपके क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, मतलब आपने, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, मतलब यू हैव अ चांस टू क्रॉस चेक योर सोल्यूशन। अगर आपका बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग कैश दिया है उसके बराबर अगर आपका आंसर निकल रहा है, इसका मतलब आपने क्या किया है? पूरा कैश फ्लो सही किया है। इज दैट क्लियर? गॉट इट? दो नोट्स मेरे साथ नीचे लिखेंगे आप बच्चे, और उसके साथ ये आपका फॉर्मेट विल कम टू एन एंड। चलो आइए बेटा, लिखे जरा यहाँ पे, नोट 1 लिखिए।
किसी कम कर दें बेटा। लिखो बेटा यहाँ, मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लिखे बेटा यहाँ पे। ये एमसीक्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी कभी भी क्वेश्चन में आप नहीं देखोगे कि कोई आपको जरूरत पड़ेगी। कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा, हेल्ड फॉर लेस देन, हेल्ड फॉर लेस देन 3 मंथ्स। सर किस किस को आप कैश या कैश के जैसा ही मानोगे? सर बैंक को कैश के जैसा मानोगे। कोई आपने सिक्योरिटीज होल्ड करी है फॉर लेस देन 3 मंथ, सर मतलब फॉर लेस देन 3 मंथ्स, सर शेयर्स होल्ड करें किसी कंपनी के लेस देन 3 मंथ, डिबेंचर्स होल्ड करे हैं लेस देन 3 मंथ्स, सर एफडी किया है लेस देन 3 मंथ्स, किसी को टर्म डिपॉजिट दिया है लेस देन 3 मंथ्स, सर आप क्या क्रेडिट दिया है, ट्रेड क्रेडिट दिया है लेस देन 3 मंथ्स, उसको भी कैश ही हम मानेंगे, कैश के जैसा। मार्केटेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, फिर प्लस स्लैश माइनस, फिर प्लस स्लैश माइनस फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट, फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट या फिर लॉस। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब इसकी कैलकुलेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। सर मतलब, सर क्या हो गया कि मैंने बाहर से इंपोर्ट किया, बाहर से इंपोर्ट किया, अब पेमेंट करनी है बेटा। क्या करनी है अब? पेमेंट। पेमेंट वाज डिसाइडेड एज $10,000। इज दैट क्लियर? लेकिन सर जिस दिन हमने पेमेंट करनी थी उस दिन रुपया जो है डॉलर के मुकाबले बढ़ गया। एम आई क्लियर? सर मतलब कैसे? सर प्रीवियसली $1 वाज ऑफ ₹84। आज जब हमें पेमेंट करनी है तो सर $1 इज ऑफ ₹80। क्या हमें फायदा हो गया? क्या ₹4 का हमें यहाँ पे फायदा हो गया? दिस इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट। लेकिन सर जब हमारी डील हुई थी तो $1 इक्वल टू ₹84, लेकिन आज जब हम पेमेंट करने जा रहे हैं सर तो वो चला गया ₹88, तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो। नहीं, वो डिसाइड किया जाता है पार्टीज के बीच में, वेरी किया जाता है। ठीक है, पार्टीज टू पार्टीज वेरी किया जाता है कि सर जिस दिन आप ऑर्डर बुक कर रहे हो उसी दिन का आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लेना है या जिस दिन एक्चुअल में पेमेंट होगी उस दिन का लेना। एम आई क्लियर? ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। एम आई क्लियर? गॉट इट? चलिए, बट ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मेरे को सिर्फ आप बच्चों को बताना था तो मैंने बता दिया। एम आई क्लियर? मार्केटेबल सिक्योरिटीज तक यस दे कैन आस्क, बट ये फॉरेन एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस का पार्ट। मेरी बात समझे ये नहीं समझे आप? इज दैट क्लियर? अब बेटा, आप बच्चे सोच रहे थे कि सर फॉर्मेट जो है वो मुश्किल है याद करना। सर आप अपने दिमाग में एक फिगर सोचिए, कहानी सोचिए कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले बिजनेस को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। एक कंपनी पैसा किस किस तरीके रेज कर सकती है? बाय इशूइंग शेयर्स, बाय इशूइंग डिबेंचर्स और बाय रेजिंग लोन। यहाँ पे तो पैसा आएगा, फिर पैसा जाएगा। कैसे जाएगा पैसा? आप अभी एक्टिविटी ए तो छोड़ ही दो, बी और सी याद करो। फिर सर पैसा आपका जाएगा, किस वजह से जाएगा? कि सर उन्हीं शेयर्स को जब कल को रिडीम करना पड़ा, रिडेम्पशन इक्विटी शेयर्स की नहीं होती है बेटा, रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स की होती है। इक्विटी का, मेरी बात सुनिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए, इक्विटी का बायबैक हो सकता है, इक्विटी का बायबैक हो सकता है, इक्विटी का भी बायबैक हो सकता है, प्रेफरेंस का भी बायबैक हो सकता है, लेकिन इक्विटी का कभी भी रिडेम्पशन नहीं होता। सर व्हाट इज बायबैक? जब कंपनी अपने ही शेयर्स अपने इन्वेस्टर से खुद खरीद लेती, जब कंपनी अपने ही शेयर्स अपने ही इन्वेस्टर से खुद खरीद लेती है। सर ये क्या सिचुएशन है? टू अवॉइड द हॉस्टाइल टेक ओवर। थोड़ा एक्स्ट्रा सीख लोगे उसमें कोई आपको ऐसा नहीं है कि फ्लोटिंग फील होगी आप या लूज मोशन चल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ही सीख जो मैं प्रोफेशनल कोर्सेज में सिखाता हूँ। हॉस्टाइल टेक ओवर को अवॉइड करने के लिए सर अंबानी जी के पीछे पड़ गए अपना वो टेस्ला वाले, कौन है, क्या नाम है उनका, एलॉन मस्क। कहता है कि जी मैं टेक ओवर करना चाहता हूँ रिलायंस। अब अंबानी जी हो गए इमोशनल, वो कहते नहीं यार, ये तो मेरे बाप दादा के जमाने की कंपनी है, ठीक है,
मैं तेरे को ये नहीं बेचूंगा। अब क्या किया मस्क साहब ने, मस्क साहब बोल रहे हैं कि सर मैं बाहर से शेयर परचेज करना शुरू कर। जब परचेज करने 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 स्टार्ट हुए, तो टेक ओवर कब होता है? जब कंपनी का बिगेस्ट शेयर होल्डर चेंज हो जाता है। अभी बिगेस्ट शेयर होल्डर कौन है? हमारे मोटा भाई। तो सर अब सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन बन गया? एलॉन मस्क। सर कंपनी का टेक ओवर, कंपनी का क्या हो गया? टेक ओवर। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एलॉन मस्क कौन से शेयर्स परचेज कर रहा था? जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल थे। तो कंपनी ने बोला लेट्स गो फॉर बाय। कंपनी अपने शेयर्स क्या करेगी? पब्लिक डोमेन वाले शेयर्स वापस लेना शुरू कर। वहां पर होता है बाय। तब इक्विटी शेयर्स की क्या हो जाएगी? कंपनी वापस ले, कंपनी खरीदेगी और इक्विटी होल्डर को पैसा देगी। अदरवाइज बायबैक के बिना कभी भी इक्विटी वालों को पैसा तब मिलेगा या तो बायबैक में, या तो कंपनी क्या हो रही है? बंद हो रही है। और उसमें भी रेसिडुअल अमाउंट, जो बचा हुआ लास्ट में अमाउंट होगा वो मिलेगा उन्हें। पहले वो अपनी लाइबिलिटीज वगैरह सब कुछ पे ऑफ करे। इज दैट क्लियर? समझ आया कॉन्सेप्ट? ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट देखें बेटा, याद करिए मेरे साथ, मैं आपको याद करवा रहा हूँ फॉर्मेट, प्लीज लिसन टू मी। अब सब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया, डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, बैंक लोन को रिडीम कर दिया। सर मीन वाइल लाइफ टाइम ऑफ, जब वो शेयर चल रहा है, जब वो शेयर लोन, जब वो लोन चल रहा है, जब वो डिबेंचर चल रहा है, उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? हर्षित जी क्या देना पड़ेगा उसके ऊपर? डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट। अगेन कैश आउटफ्लो, ये होगी आपकी एक्टिविटी सी। आओ बेटा एक्टिविटी बी पे। एक्टिविटी बी क्या कहानी बोल रही है बेटा? क्या बोल रही है? कि यार पैसा इकट्ठा कर लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, अब क्या करेंगे? उस पैसे को एक कमरे में लाके रख देंगे? नहीं, हम सर फिक्स्ड एसेट्स खरीदेंगे ताकि अपने बिजनेस को क्या कर सके? ऑपरेशनल कर सके। तो सर फिक्स्ड एसेट परचेज करेंगे, जो बचा हुआ पैसा होगा वो इन्वेस्ट कर देंगे, तो फिर से पैसा गया। सर पैसा आने के यहाँ पे चांसेस क्या है सर? या वो इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट कर दो, या वो फिक्स एसेट को लिक्विडेट मतलब बेच दो। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे पैसा आने के क्या सोर्सेस है? सर हमने क्या किया सर? तो इन्वेस्ट किया बाहर। शेयर्स में कर सकते हैं, लोन में कर सकते हैं, मतलब किसी को लोन दे सकते हैं, किसी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया रेंट आएगा, लोन में इन्वेस्ट किया इंटरेस्ट आएगा, शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड। बन गई आपकी। तो ये तो बी और सी निहायत easy। इज दैट क्लियर? बची सर आपकी ये वाली जो है, ये सबसे खतरनाक activity। ये भी इजी है। इसमें बेसिकली कैलकुलेशन पार्ट जो आना है, उसमें थोड़े बहुत ट्विस्ट है, कुछ हिडन ट्विस्ट है। उसके लिए आप क्या करें बेटा, एक क्वेश्चन जो है, हाँ जी, देखें बेटा जरा, एसी बंद कर दे बेटा। चल बेटा चला दे, पंखे चला दे फिर। आइए बेटा, लिखिए मेरे साथ एक क्वेश्चन। सबने नोट डाउन कर लिया फॉर्मेट? ठीक है, लिखो बच्चे क्वेश्चन मेरे। बस आप बच्चों ने याद रखना है बेटा कि इस फॉर्मेट की शुरुआत कहां से हो रही है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स तो अभी नहीं आएगा, वो थोड़ा लेटर स्टेज पे जाके आएगा, अभी बिफोर टैक्स तक ही चीजें आपकी रहेंगी। ठीक है, आ जाओ जरा, लिखो बेटा यहाँ पे। बनाओ मेरे साथ एक एग्जांपल। एक पी एंड एल अकाउंट है और एक पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। या आपको बोलेगा बेटा मुझे कैलकुलेट करके दे दो, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हमें इस क्वेश्चन में करना होगा। बट फिलहाल के लिए आप बनाए बेटा ये एग्जांपल। लिखो बच्चे यहाँ पे, टू रेंट 40,000, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है बेटा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख, ट्रेडिंग से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला बेटा 8 लाख। टू सैलरी, सैलरी मिली है बेटा हमें 30,000 की। कमीशन मिली है बेटा हमें 20,000 की। बेटा हमें डिप्रिसिएशन यहाँ पे मिली है
40,000 की। और बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मिला है 50,000 का। प्रोविजन फॉर टैक्स मिला है 1 लाख का। और फिर बेटा बोल रहा है टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 लाख। 8 लाख 8। जिनका मैंने तेरे को नंबर दिया ना हर्षित, उनको ना 8 बजे से पहले कॉल कर देना। 8 बजे के बाद उनका कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है फिर। ठीक है, फिर कॉल नहीं उठाएंगे। फिर उठा भी लेंगे फिर तू क्या बोलेगा, वो अगले दिन भूल गया होगा। कमीशन, फिर डेप्रिसिएशन, फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। लिख लिया बेटा? चले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पे। ठीक है, आओ बच्चे। अयान जी आप कहाँ चले गए थे? आप अभी जयपुर से पहले भी ठंडे होके आए थे सर, कहाँ गए थे तब? नहीं, उससे पहले भी आप कहीं घूमने गए हुए थे ना, समर हॉलीडेज में आई थिंक आप गए थे। अमरनाथ गए थे, और एक फिर अमरनाथ से भी वापस आके कहीं और मचेल गए हुए थे। अमरनाथ भी तो गए थे इस साल, है ना? 12th में पूरा भ्रमण कर ले बेटा। है कोई जगह अभी? अभी भी है। हाँ क्या पता फॉरेन आ जाए। इंटरनेशनल हो गए हैं बच्चे बेटा। भाई 4 धाम की यात्रा भी कर ले बेटा। कोई 12th आगे के लिए भी बचा ले बच्चे। आइए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। हाँ जी वंशिका जी आप आए वापस। देखो बेटा क्या बोल रहे हैं बच्चे। बाय नेट प्रॉफिट 5,20,000, टू डिविडेंड 2 लाख, टू जर्नल रिजर्व 1 लाख, टू डिविजिबल प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर बैलेंस शीट। डिविजिबल प्रॉफिट ज्यादा बेटर टर्म है बेटा। ठीक है बच्चे। नीचे बोल रहा है बेटा कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई। बिफोर टैक्स एंड ईओआई। चलो बच्चे निकाल के दे दो जरा। हाँ जी बच्चे, जनरल रिजर्व। चलो बच्चे निकाल के बता दो। कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई। निकालो बेटा जल्दी।
आ नहीं रहा। किसी बच्चे से निकला? तू बता। कितना? 6,20,000 किसी का आ रहा है? प्रॉफिट। आपका फॉर्मेट की शुरुआत कहाँ से हो रही है बयान? फॉर्मेट की शुरुआत कहाँ से हो रही है? कैश फ्लो स्टेटमेंट की शुरुआत कहाँ से हो रही है बच्चे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई, वहां से शुरुआत हो रही है बच्चे, वहां तक निकाल के दे दो मेरे को। कुछ फॉर्मेट वगैरह कुछ नहीं बनाना। कैलकुलेट कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई टू बी शोन। Calculate profit before tax and EOI to be shown in CFS. To be shown in CFS. 6,20,000। आओ बेटा, देखो जी। बेटा हमें प्रॉफिट क्वेश्चन में कौन सा गिवन होगा? ऐसे अकाउंट बना के नहीं देंगे वो लोग। ऐसे अकाउंट बना के नहीं देंगे। वो बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट 2,20,000 है, जर्नल रिजर्व, मतलब वो एक लिस्ट दे देंगे आप। आपको उसमें से देखना है कौन से आइटम को प्लस करना है, कौन से आइटम को माइनस करना है। जैसे प्रॉफिट दिया होगा, जर्नल रिजर्व दिया होगा, डिविडेंड दे दिया होगा। ध्यान से मेरी बात सुने, प्लीज लिसन टू मी। नेट प्रॉफिट दिया होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी दिया हुआ है। क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को कंसिडर करोगे? क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को कंसिडर करोगे? सर वो तो आइटम कौन सा है सर? वो तो कौन सा आइटम है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है सर। सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को आप कंसिडर नहीं करोगे, बिकॉज फॉर्मेट में आपसे कहां तक पूछा गया है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई। वंस यू हैव कैलकुलेटेड इट, बाकी जितने आइटम्स दिए हुए हैं आपको उसको क्या करना है? इग्नोर करना है। इज दैट क्लियर? जी कायस्ता जी बोलो। चलो आइए बेटा, मैं निकाल के दे रहा हूं आप बच्चों को, निकालिए बच्चे। ये देखिए जरा सोल्यूशन। डिविजिबल प्रॉफिट 2,20,000 का। क्या बच्चे अब हमें अपवर्ड जाना है इस तरीके। तो जो चीजें पहले माइनस हुई थी बेटा, इधर सुनना। 5,20,000 का नेट प्रॉफिट था, उसमें से डिविडेंड क्या हुआ? माइनस हुआ, तो हमारा कितने का प्रॉफिट बच गया? 3,20,000। तो जो चीजें माइनस हुई थी हम उन चीजों को क्या करेंगे? प्लस। और जो चीजें माइनस हुई थी हम उनको क्या कर देंगे बेटा? प्लस। इज दैट क्लियर? जो चीजें माइनस उनको प्लस, और जो प्लस हुई थी उनको हम क्या कर देंगे? माइनस। बट ये एक्टिविटी, ये जो ट्रीटमेंट है, आप कहां तक कैरी करोगे? टिल प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई। एक बार ये निकल गया तो फिर बाकी किसी आइटम को कंसिडर मत कर। ध्यान से मेरी बात सुनिए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि बेटा ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई के बाद का आइटम है, और हमें बाद के आइटम्स को कंसिडर नहीं कर। इज दैट क्लियर? गॉट इट? तो सुनो मेरी बात, इसका मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूं। आपको बेसिकली यहाँ पे मैं एक नोट लिखवा रहा हूँ, आप बच्चे मेरे साथ वो नोट लिखिए। लिखो बेटा। तो कैलकुलेट, लिखिए फटाफट। टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई, कंसिडर। नीचे तो ठीक है, वो ऑटो वाले का मेरे को फोन आ गया कि किसी के और के साथ गाड़ी में चले गए। आप क्यों गए? वो कहते कि मैं गाड़ी के पीछे हूँ भैया, गाड़ी में आगे वो जा रही है। सबकी अपनी अपनी कहानी होती है। जा बेटा बैठ नीचे। चलिए। तो कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई, कंसिडर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। Consider all expenses of P&L appropriation account, and consider
ओनली प्रोविजन फॉर टैक्स इन प्रॉफिट एंड लॉस। अभी मैंने इसमें ईओआई का कॉन्सेप्ट कंसिडर नहीं किया, ईओआई को भूल जाइए, ईओआई को भूल जाइए बेटा आप। Calculate net profit before tax and EOI. Consider all expenses of P&L appropriation account and consider only provision for tax in profit and loss. देखिए बेटा एक चार्ट बनाइए मेरे साथ, एक चार्ट बनाइए। P&L appropriation में, P&L appropriation अकाउंट में आपके कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे बेटा, कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे बेटा? डिविडेंड, और दूसरा लिखिए बेटा ऑल रिजर्व्स। ऑल रिजर्व, जो भी रिजर्व आपका आएगा, रिजर्व के लिए पैसा आप कहां पे निकालते हो, पीएनएल अकाउंट में या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। और पीएनएल अकाउंट में आपका सिर्फ और सिर्फ एक खर्चा आप कंसिडर करोगे बेटा, एंड दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। बस पहले आप सिर्फ एक्टिविटी ए में सिर्फ एक चीज निकालना सीखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो भी ईओआई को छोड़ दो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी इसमें चीजें लेकर चलूंगा बेटा। ठीक है बच्चे, आइए बेटा। तो देखो जरा इधर, तो बच्चे अब हमें क्या चलना है, अपवर्ड, उल्टा चलना है। तो जो एक्सपेंसेस थे उनको क्या करो बेटा, वापस से ऐड करना शुरू करो। तो क्या क्या दिया हुआ है बेटा मेरे को यहाँ पे, जर्नल रिजर्व और डिविडेंड और कुछ दिया है, दोनों को ऐड कर लो बेटा। जर्नल रिजर्व है बच्चे आपका 1 लाख का, और डिविडेंड है बेटा आपका कितने का, 2 लाख का। इज दैट क्लियर? ये क्या देगा बेटा आपको, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना आ गया बच्चे यहाँ पे, 5,20,000। प्लस टैक्स का भी जो इम्पैक्ट था वो हटाओ। प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का था बेटा, 1 लाख का। कितना बच गया बेटा, 6,20,000। दिस इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आगे के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके ध्यान से सुने बेटा प्लीज। आगे जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें कहीं पर भी आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन और पीएनएल अकाउंट नहीं दिखेगा। ये आपकी सहूलियत के लिए मैंने एक बार इसको ये बना के बता दिया, ताकि आपको पता हो कि क्या प्लस करना है और क्या माइनस। पीएनएल तक आपको चीजें लेनी है, और पीएनएल में भी क्या लेना है आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है बेटा, चलो जी। तो आज आपका पहला हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा, फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया बेटा, और किस तरीके आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है वो भी हमने कंसिडर कर लिया। हाँ हाँ बस यही है। चलो आओ बच्चे, छोटा सा चैप्टर है, ऐसे ही कुछ नहीं है इसमें। चलो ठीक है बेटा। अच्छा जी, अभी 11th की क्लास चल रही है ऊपर, रुकेंगे आप? ठीक है, चल चलिए। वंशिका आई एम क्लोजिंग द सेशन। चल बच्चे बना लो प्लान आप लोग।